मेरे लावण्या वैदेही, और ये क्या नाम मेरा रखा। अब सीन 2 देखिए, कभी सास भी बहू थी, अब मैं सास बन गई। हमारे बेटा खुशखबरी सुना रहे कि तो बेटी ने पहले बताया, मम्मी यदि बेटा हुआ तो नाम राम रखेंगे, क्योंकि अब उसी दिन निर्णय आया। मैंने कहा बहुत से अच्छा नाम क्या है। बेटे ने बताया तो हम, गायत्री हमारी बहू, उन्होंने झिझकते उनसे कहा कि अम्मा एक बात कहें। मैंने कहा बोलो। अहिल्या रख सकते हैं दी लड़की भी। आप सोचिए, मुझे लोग क्रेडिट देते हैं, आप तो बड़े अच्छे नाम रखते हैं, मैंने नहीं रखे, मेरी बेटी बहू ने अपने अपने बच्चों के नाम रखे। हाँ, संस्कार वही ये कहते हैं, इसीलिए अपने नाम बोलिए। अहिल्या रख सकते हैं, आपको कोई आपत्ति तो नहीं। हमने कहा बेटा हमें कैसी आपत्ति होगी, हमें तो अहिल्या पे सीधे अहिल्या बाई याद आती है, और इतना अच्छा आठ को जैसे हिलाया ना जा सके, आप पाषाण के किसे हिला ना सको, इससे अच्छा क्या। तो उसने कहानी बताई कि जब वो गर्भ में थी तो उनकी माँ ने पढ़ी शिवानी की 14 फेरे, मैं इसलिए याद बता रही हूँ। उसकी नायिका का नाम है अहिल्या। तो जैसे हमारी बहू पैदा हुई, उन्होंने नाम रख दिया अहिल्या। वो जमाना सास ने कहा ये नाम तो नहीं है, क्योंकि गौतम ऋषि का श्राप लगा था। ये वो अगेन उनकी भी कहानी अधूरी रह गई। उन्होंने भी अपनी बिटिया से कहा होगा, तो बिटिया ने कहा क्या नाम रख दिया, गायत्री। अहिल्या कितना अच्छा था। इतने सालों बाद जब उसने कहा कि आपको कोई यदि भ्रम ना वो ना हो, तो हम, मेरा नाम जो मेरी माँ रखना चाहती थी, मैं चाहती हूँ अहिल्या रखूं। मुझे याद आई अपनी बात की, कैसे हमारा मन टूटा था कि हमारी समधन का टूटा हो, इसका न टूटने पाए। तो उसमें साहित्य देखिए नाम चुनने में किस तरह जुड़ा है। 14 फेरे और दूसरा शिशिर कविता। क्या बात है। और ये मुझे ऐसा लगता है बातों के जो सिलसिले, लेकिन प्रतीक, इस साहित्य पढ़ने से नाम आते हैं। आजकल तो कियान, रियान, सियान, रियान, जियान, रियान, रियान, कुछ लोग तो ऐसे नाम रखते हैं कि वो फिर बताते हैं नहीं, हिब्रू में इसका अर्थ ये नहीं, और ग्रीक में, भैया हिंदी में बताओ क्या है, संस्कृत में बता दो, नहीं हिब्रू में ये है, जूइश उसमें ये, आप उसमें देखें। अमा यार, कुछ के नाम तो यदि आप संस्कृत में पढ़ो, एक ने किसी ने रखा था अनीर, अब कुछ ऐसा था अनीर, तो उसका उसमें अर्थ ये दिखा था कीचड़ में पड़ा हुआ। कि क्या थोड़े से नाम जो है आजकल, ये रियान, कियान, सियान, मियान, पियान जो चला है, बड़ा हिंदी पढ़ाना चाहिए। वो भी है, मतलब आजकल समझ में भी नहीं आता है कि ये जो नाम है ये 4 पैर वाले के या 2 पैर वाले, ये भी बड़ा कंफ्यूजन हो जाता है। ऐसे हमारे यहाँ एक है मित्र, तो उनका नाम डोगा है। डोगा, तो हमें लगा पहले डोगा 4 पैर पे आते होंगे, फिर मालूम पड़ा उन्हीं 2 पैर पे चल के आए, 2 पैर वाले डोगा है। तो क्योंकि बातें चलती रहेंगी, बहुत सारी चीजें होती रहेंगी। इसी बीच में जो मेरे मन में ख्याल आया है, छोटे छोटे मैंने जब मैं बहुत क्योंकि देखिए क्या है ना, पुराने दिनों को याद करते हैं तो नई चीजें निकल करके आती हैं। एक मंच पर मैंने सुना था, और उसके बाद में मैंने उस पर बहुत ज्यादा ढूंढा भी, और वो चीजें मिली भी। आप में से जितने भी लोग हैं, आपको बताऊं, हमारे शहर को, हमारे प्रदेश को पद्मश्री श्री मालिनी अवस्थी जी एक सिंगर के रूप में नहीं, बल्कि एक गौरव के रूप में प्राप्त हैं। ये हमारे उत्तर प्रदेश का एक चेहरा है। लता जी से जुड़ा हुआ आपका एक किस्सा था। लता जी और आपका कुछ, लता जी तक आप पहुंची एक कुछ कहीं साइलेंटली, वो अगर किस्सा हमारे यहाँ पे जितने भी बैठे हुए लोग हैं, अगर उनसे आप बताना चाहें। वो तो मेरे लिए बड़ा, उनसे जो मेरी मुलाकात हुई थी, मुलाकात तो ऐसे हुई थी कि वॉइस ऑफ इंडिया, एक आपको याद होगा रियलिटी शो आता था स्टार पे बहुत पहले, उसमें फिनाले उसमें लता दीदी आई थी। फिनाले में मैं गई ही बॉम्बे सिर्फ इसलिए कि मैं दीदी से मिल पाऊँ, और गजेंद्र सिंह जी थे डायरेक्टर जो अंताक्षरी सारेगामा वाले, उनसे मैंने कहा कि ताई से मिलना है, दीदी से। मैं मिली और उन्होंने मेरे सर पे हाथ रखा, और आज भी लगता है कि वो ऐसे उंगलियां बालों में, क्या सरलता पैरों में बैठ गई। मुझे, मेरा प्रतीक, उनके पास बैठ के, मैं इस बात का जिक्र इसलिए नहीं करती, मुझे जी ही नहीं चाहा कि मैं कुछ अपने बारे में बताऊं, मैं कौन हूँ, क्या कोई बताएगा सूरज के सामने आप क्या है। तो बस मैंने उनको देखा, बस तो बोली क्या ऐसे क्या, तो बस मैंने सिर्फ उनका, मतलब मुझे लगा कि जैसे वाकई ईश्वर के सामने पहुंचकर आदमी को लगता है कि इन्हें क्या बोलना है, अब इन्हें क्या बताना है, ये तो हमें देख सकती हैं तो सब समझ जाएंगे, भाव आंखों में है, मन में, मैं क्या बोलूं। तो बस उनके मैंने पाँव छू लिए, बस मैंने क्या कुछ। उसके सोचिए आप 3-4 साल बीत जाते हैं,
और जुनून शो चलता है। जुनून शो में मैं जब गा रही थी तो उस समय मेरे लिए बहुत बड़ी चुनौती थी। वो इस पर तो कभी एक अलग बात करेंगे कि वो उस ज़माने में एक रियलिटी शो को 40 साल की उम्र में एक्सेप्ट करना, 41-42 साल की थी मैं, और ये सोचना कि मैं कॉम्पीट करूँगी युवाओं के साथ। और कंपटीशन में तो कंपटीशन है, आप फर्स्ट एपिसोड में आउट हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, यू कैन बी जज, यू कैन बी ट्रोल्ड, आपकी इमेज वहाँ से यहाँ आ सकती है। तब लोग टीवी जम करके तब टीवी देखते थे, आज जैसा हाल नहीं था। जम करके एकदम सही कह रहे हैं, वो गोल्डन एरा था टीवी का। वो आपका काले ड्रेस वाला जो एक था, मुझे आज भी याद है, झूला झूली थी इला जी आपके हाँ साथ हाँ में। बिल्कुल। तो मैंने उसमें सारा थिएट्रिक्स था। वो मुझसे लोग कहते थे कि माइक पकड़ के अब झूला कैसे झूल गई, गोल कैसे घूम गई, चक्कर काट गई, आपकी सांस नहीं टूटती। मैंने जिंदगी में उसके पहले कभी गोल गोल नाच के घूमा नहीं था, लेकिन ऐसा लगा जैसे पता नहीं कितने जन्मों से करती रही हूँ। वो एक हो गया। उसमें एक पाकिस्तान से एक आर्टिस्ट आए थे, अकबर और अहमद, आपको याद होगा। अकबर जो थे बहुत पुराने, सलामत अली नज़ाकत अली उनके ग्रैंडसन थे। तो सलामत अली नज़ाकत अली जी को लता जी बहुत पसंद करती थी, आज भी आप उनकी ठुमरी सुन सकते हैं। तो उससे पूछा गया कि आपकी क्या ख्वाहिश है, हर एक की ख्वाहिश थी। उसने अपनी ख्वाहिश कही कि मैं पाकिस्तान से हिंदुस्तान आया ही सोच के मुझे लता जी से मिलवा दिया जाए। क्या बात। तो टीम वहाँ लेकर गई होगी। हम हर हफ्ते लखनऊ आ जाते थे, शूटिंग के एक दिन पहले पहुँचते थे। बृहस्पति को शूट होता था, बुधवार को गए सेट पे। तो हैरान हुए, सब लोग हैरान थे कि अकबर तुम लता जी से मिले। असल में आज जैसा वो यूट्यूब का और सोशल मीडिया का, स्मार्टफोन्स का दौर नहीं था पुनीत, तो ये बहुत एक एक्साइटमेंट होता था कि जो बोल रहा है उसकी बात को सुने, किस्सा गोई, जैसे किस्सा गोई कहते हैं। क्योंकि आजकल तो आप सब रील में देख ले रहे हो, अब कोई किसी को क्या बताए, हम लोग को विश्वास नहीं। पहले का जमाना होता तब तक इंस्टा में फोटो आ गई होती। उस लड़के ने बताया कि अरे आप पहले बात मेरी सुनिए मालिनी दीदी, वो आपको बहुत अच्छे से सुनती हैं और वो आपको बहुत अच्छे से, आपको बड़ी तारीफ की उन्होंने। मैंने तो ऐसे करके अपना कलेजा थामा कि लता जी मुझे सुन रही, यानी मैं जो गा रही हूँ उसको टीवी सेट पे सुनती हैं। बात आई गई, खत्म हो गई, शो खत्म हो गया। शो खत्म होने के 29 सितंबर कोई शो खत्म हुआ, 28 उनकी बर्थडे होती है, 28 सितंबर, नंबर 1 है वो, उनका जन्मदिन था, 80वां जन्मदिन। तो मुझे फोन आया कि आप बॉम्बे से कि जरा हिंदुस्तान टाइम्स आज का जरा खोल करके कि ब्रंच जो उसका संडे का एडिशन आता है, लता जी ने 80वें जन्मदिन में हिंदुस्तान की जो उम्मीदें बताई उसमें एक नाम आपका लिया है। मैंने आई कुड नॉट बिलीव, मुझे वाकई लगा जो फोन कर रहे हैं वो कोई प्रैंक कर रहे हैं। उस जमाने में वो फैक्स वगैरह चलता था, ईमेल्स वगैरह से हम लोग उतना सेवी नहीं थे। मैंने तुरंत यहाँ उस समय की सुनीता हिरन जी एडिटर थी, उनको फ़ोन किया। मैंने कहा ज़रा आप प्लीज़ HT का ज़रा बॉम्बे एडिशन का ब्रंच मंगवाइए और या फ़ोटो मंगवाइए, क्योंकि अभी मैं हमको देखना तब हम बताएंगे। उन्होंने हमको न सिर्फ मंगवाया, घर में अखबार में वो मतलब उसकी भिजवाई फ़ोटो और कहा कॉन्ग्रेचुलेशन, इसको अगले संडे हम कैरी करेंगे आपके इंटरव्यू के साथ लखनऊ एडिशन में। तब मैंने पहला फ़ोन अपने गुरु अप्पा जी को, गिरिजा देवी जी को किया कि अप्पा आपके आशीर्वाद से आज लता जी जिनको हम पूजते हैं हम लोग, आज उन्होंने 5 नाम लिए थे, सोनू निगम, जावेद अली, सुनिधि चौहान और एक मेरा नाम, 5 नाम। और क्या, और उसमें लिखा था उन्होंने जो बनारस की लेडीज़ हैं जो गाती हैं, उनके वर्ड्स थे, बनारस की एक लेडीज़ है मालिनी अवस्थी जो गाती है, लखनऊ से नहीं जोड़ा था, बनारस से जोड़ करके उन्होंने कहा मुझे उनका गाना बजाना बहुत अच्छा लगता है। तो ये मैं आज अपने पूछते, मैं जल्दी इस बारे में बताती नहीं किसी को, क्योंकि वो मेरे लिए बड़ा एक खजाना है जिसको मैं सबको दिखाना नहीं चाहती। वो एक मुझे बट डेफिनेटली एक वो पुनीत बहुत एक प्रतीक, इट वॉज अ वेरी ग्रेट, मैं कहूँगी एक आपके लिए बहुत सबसे बड़ा इनाम था। मैं कहूँ सबसे बड़ा इनाम था, क्योंकि ये लगा कि जो रास्ता अपनाया है मैंने एक पारंपरिक धरोहर को सुनाने का, यदि वो गायिका जिसने 3 मिनट में 100 साल से जादू बिखेर रखा है, यदि उन्हें समझ में आ गया तो दुनिया को समझ में आएगा। तो ये वो में सबसे बड़ा मेरे लिए एक स्टेपिंग स्टोन में सहारा दे दिया। उसमें बहुत घबराहट थी उस टाइम, बहुत जज किया जाता था, बहुत ट्रोल किया जाता था, और हिम्मत थी तो ऐसे लोगों ने हिम्मत दी। क्या बात है, एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए। और इतनी ट्रांस में थी कि पुनीत होते गए। कोई बात नहीं, आप जो बोलेंगे सब सारे मेरे आ रहे हैं। तो क्योंकि अब आपने लता जी का जिक्र कर ही दिया है, और ऐसा नहीं हो सकता कि मैं आपसे ये कहूँ कि कुछ भी गुनगुना दें। अगर आप हल्का सा, अब मुझे याद है आपने वो आएगा आने वाला गाया था,
अगर तो आप उनके गाने गाने कोई का भी क्या कोई भी एक, क्योंकि आज कितने लोग चाहते हैं यहाँ पर लता जी का गाना कैसे कोई गा सकता है? कुछ भी आप गुनगुना दें। हेलो, तालियां चाहिए आप लोगों अरे की यार, मुझे। उनके गाने बहुत हैं। कई गाने हैं, एक गाना तो कोई गा ही नहीं सकता। यूं हसरतों के दाग मोहब्बत में धोले, खुद दिल से दिल की बात कही और रो दिए। यूं हसरतों के दाग मोहब्बत में धोले, खुद दिल से दिल की बात कही और रो दिए। यूं हसरतों के दाग घर से चले थे हम तो खुशी की तलाश में, खुशी की तलाश में गम राह में खड़े थे वही साथ होले, खुद दिल से दिल की बात कही और रो लिए। यूं हसरतों के दाग। मैं कब के गाने गाए। और ये हम लोगों के लिए जैसे जैसे हम लोग सत्र के आखिर की तरफ आ रहे हैं, बहुत सारी चीजें बातें अपने आप निकल के आई। मेरे लेकिन लिए लता जी के हमारे पसंदीदा सारे गाने उनके फोक के हैं। जहाँ भी कहीं भी लोक का रंग, मुझे लगता है वो बेस्ट उन्हीं गानों में निखर करके हैं। जैसे कदर जाने ना है, कदर जाने ना मोरा बालम बेदर्दी, कदर जाने ना है कदर, मैं तो तुम संग नैन मिला के हार गए सजना, हार गए सजना। और आप जहाँ मैं जाती हूँ वहीं चले आती हो चोरी चोरी, जहाँ भी लोक का फूट आ जाता है तो लता जी की वॉइस, ये तो बता दोगे तुम मेरे कौन हो। क्या बात है, क्या बात है, जोरदार तालियां। एक कलाकार को, गायक को छेड़ना नहीं चाहिए। नहीं, ये छेड़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारे पास में देखिए अभी जैसे हर तरीके का पोल्यूशन हो रहा है, उसको दूर करने की बात हो रही है, वैसे नॉइस पोल्यूशन ऐसे सिंगर ऑटो ट्यूनर का भी बहुत ज्यादा हो रहा है, बुरे लिरिक्स का भी बहुत ज्यादा हो रहा है। तो हमें लगता है जहाँ हो हवन कर देना चाहिए शुद्ध सुरों का। और क्योंकि आपने फोक की बात करी है और लता जी के गानों की बात करी है, और हाल फिलहाल में हम देखते हैं आपके ऊपर बड़ा प्यार है, बड़ा प्यार करती है आपको बैजंती माला जी। आप जाती हैं, आप मिलती हैं, एक गाना उनका भी था ना, ढूंढो ढूंढो रे साजना। सारे गाने बजे कितना? गंगा जमुना के तो सारे गाने आप ले लीजिए, दो हंसों का जोड़ा बिछड़ गए रे, बैजंती माला जी और नागिन देखिए, बैजंती माला जी सारे यूपी का फोक। एक बार उनका कार्यक्रम हुआ कमानी में कुछ साल पहले, तो मैं उनको मिलना चाहती थी, दिल्ली में तब मैं रह रही थी, तो मैं उनको मिलने के लिए गई। तो ग्रीन रूम में बड़ा अच्छा लगता है, फैन की तरह बाहर खड़े हुए ऐसे लोग जैसे लता जी के लिए, बैजंती माला जी के लिए। तो उषा आरके थी जिन्होंने प्रोग्राम करा था, जहाँ मुझे देखा उन्होंने कहा प्लीज कम इन। तो मैं जैसे ही आई तो उन्होंने कहा कि डिसाइपल हैं, अप्पा जी का नाम लिया, गिरजा देवी जी के डिसाइपल हैं। तो वो प्रोग्राम करके आई और बस वो अपना ये उतार रही थी, कान का ड्रेस वो पूरा। तो उन्होंने मुझसे कहा था, एक वो थी ना, कजरी घेरी आई बदरिया, सावन बिन लागे न मुरा जिया। तो मैं उनको देखती रह गई कि क्या उनकी यादाश्त। बोली कि वो बड़ा अच्छा गाती थी, तो कैन यू जस्ट सिंग। तो ग्रीन रूम में मैंने ऐसे गा दिया, घेरी आई है कारी बदरिया रे, राधे बिन लागे ना मोरा जिया। और मैं आपको क्या बताऊं, क्या फैन मोमेंट था मेरे लिए। मैं उनके लिए गा रही थी, लेकिन मैं उनका भ्रू विलास देख रही थी, वो सुन रही थी, लेकिन वो जो भरतनाट्यम का वो पूरा राधा और कृष्ण का जो भाव वो पूरा वो करती जा रही थी। मैंने गाया और उनको इतना याद था कि जब वो अयोध्या आई
फिर से रामलला के लिए राज सेवा में, तो उस दिन उनके कार्यक्रम में मैं फिर गई, तो बस उन्होंने जैसे देखा बस हाथ पकड़ के सीधे बैठा लिया। और तो ये सौभाग्य है ऐसे लोगों को जानना, देखना, मिलना भी। बहुत सारी बातें, और मुझे लगता है कि बात करते रहेंगे तो लोक और साहित्य जो है ये समंदर की किताबों जैसा पे है, तो बात कर लो, निकलता रहे। मैम किताबों पे ही अब आए अगर, तो क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जो अपनी एक बात हम लोगों ने करी है, अगर इसको कोई लिख दे तो एक किताब निकल जाएगा पूरी तरह से। आज जितनी बातें हुई तो पूरी किताबें ही है। बिल्कुल। तो अगर चलते फिरते, क्योंकि आप निकलती भी रहती हैं, पढ़ती भी रहती हैं, आपका जो सब्जेक्ट भी रहा है पॉलिटिकल साइंस भी आपसे जुड़ा रहा है, किताबों में भी एक महिला गानों में भी अच्छी है, किताबों में भी अच्छी है, रिश्तों में भी अच्छी है, हर चीज में अच्छी है। इसमें किताबों का अगर पूछे कुछ 2-4 ऐसी किताबें जो हमारे आज के ऐसे लोग हैं, अगर इनको लोग समझना हो या जानना हो तो किन क्या सजेस्ट करना चाहेंगी, क्या पढ़ना चाहिए लोगों को? देखिए, लोग समझे न समझे, जीवन को समझे, रिश्तों को समझे, वो बहुत जरूरी है। ये वो लोग समझना या लोक साहित्य को अपनाना, जानना, ये तो हर एक की, किसी की भी बहुत एक व्यक्तिगत। अब ये देखिए हमारे सामने चलते फिरती धरोहर चली आ रही है, बताइए। आधा आइए, एक मिनट नहीं, गलती क्या आ रही, ये तो अब सब लोगों इनके सामने क्या बातें की जाए। लेकिन अब 2 तालियां हो जाए हम सबके बहुत आदरणीय। और इस अंजुमन में आपको आना है बार बार, दीवारों पहचान लिया है। गौर से पहचान लीजिए। हमारे साथ मुजफ्फर साहब आए हुए हैं, और मुझे लगता है एक बार फिर से जोरदार तालियां, क्योंकि आज लखनऊ का एक ऐसा चेहरा जो मुझे लगता है हम, ये एक ऐतिहासिक क्षण है जो हमें नजर आ रहा है यहाँ पर। ये एक बहुत लोगों को, कम लोगों को, मुझे एक कहते हैं ना कि आपकी नाम, आपको शोहरत किस चीज से मिल जाए, जैसे मुजफ्फर साहब हैं, मुझे लगता है लोग उनको, वो उनके भीतर कितना कुछ है, लोग उन्हें सिर्फ फिल्मों से जानते हैं, लेकिन जो जानता है वो जानता है कि ऐसा कोई फन नहीं जिससे ऊपर वाले ने उनको नवाजना हो। वो पेंटर, आप उनकी यदि पेंटिंग देखें, वो स्कल्पचर बड़े से, मतलब मैं अपनी बात छोड़ के 2 मिनट ये बताना चाहती हूँ कि वो एक दिन मैंने कहा कि अच्छे लग रहे जूते, मुंह से निकला हमने बनाए। नहीं, सच में मुंह से निकला हमने बनाए। तो आप सोच, एंड ही मेंट इट, वो खुद सिलते, खुद बनाए उन्होंने। मैं एक दिन रिहर्सल करने के लिए कोटवारा दिल्ली में घर पे गई, इतनी खूबसूरत नाइफ पेंटिंग घोड़े की थी, हमने बनाई, हमारी करी हुई स्कल्पचर, मूर्ति, सब कुछ। तो आप जो पिक्चरों के मुजफ्फर अली साहब को जानते हैं, वो उसके बहुत बियॉन्ड है। सही बात। तो इस तरह से जो लोक में मुझे जानते हैं कि लोकगीत गाती हूँ, मुझे लगता है किताबों की जो बात आपने पूछी है जी, आप लोक को गाए ना गाएं, लेकिन जिंदगी को पढ़ने की, समझने की, रिश्तों को समझने की समझ आपको किताबें देती हैं। और ये एक हम लोग बड़ी खुशनसीब वाली पीढ़ी रही है जहाँ पे हमारे पास ना पढ़ना कोई चॉइस नहीं थी। हमारी आसपास जैसे आजकल आप लोग, मैं बहुत खुल के कह सकती हूँ, युवा पीढ़ी एक दूसरे से इंस्पायर होती है कि उसके कितने फॉलोअर्स हैं, कितने व्यूज गए। हमारे लिए ये फक्र था कि कितनी किताबें हमारे पास है और किस किस को पढ़ रखा है। उस उम्र में कितनी किताबें हैं, मांग के लाने में शर्म नहीं थी, पुस्तकालय से लाने में कोई शर्म नहीं थी, लेकिन ये किसको पढ़ रखा है कि किसी ने यदि किसी राइटर का, किसी का किताब का नाम ले लिया तो आपको पता हो। ये उस जमाने में हम लोगों के लिए एक गर्व होता था कि किस किस राइटर को पढ़ रखा है। और मुझे लगता है, मैं आपको बताना भी नहीं शुरू कर सकती आज, आई एम सॉरी टू से, लेकिन 18 साल तक जिंदगी की इतनी मालूमात, इतनी समझ जो मुझे हुई सिर्फ किताबों की वजह से। किसको नहीं पढ़ लिया था 18 साल की उम्र। असल में ये घर में शायद सब मुझसे इत्तेफाक रखेंगे, मैं घर में सबसे छोटी थी, तो हमसे 5 साल बड़ी बहन और 8 साल बड़े भाई। उनके शौक हमारे शौक हो गए, उनकी किताबें हमारी भी लाइब्रेरी की आ गई। बड़े भाई जो थे वो ऐसे थे कि वो मुझे याद है सिडनी शेडलन से लेकर के आपके रॉबिन कुक और इरविन वेलेस, इन सब को पढ़ा करते थे। फिक्शन में ज्यादा उनका वो था, और आर्थर हेली, मुझे याद है सारे उनके सस्पेंस के पुराने सारी याद आ रही हैं। फेडरिक फॉर्सिथ, वो सब हमने पढ़ डाली अंग्रेजी ढंग की करने की, क्योंकि हम हिंदी मीडियम के पढ़े हुए थे। तो मैंने सोचा, उस जमाने में सोचा कि मुझे अंग्रेजी नॉवेल इसलिए पढ़नी चाहिए कि हमारी भाषा सुधरे, मैं और मुझे पता भी चले बाहर का क्या संसार है।
बड़ी बहन जो थी पूरा बांग्ला साहित्य और पूरा शिवानी और प्रेमचंद के, उसके बाद आपका अपना वो बनता है कि आप क्या पढ़ना चाहते हैं। धर्मयुग हिंदुस्तान सारिका घर घर में आती थी। तो 18 साल में 17 साल में जब अपने उस्ताद से राहत अली खान साहब से सीख रहे थे, मैं इतनी अकल आ गई थी कि रेडियो के हम विहाई आर्टिस्ट हो गए थे। तो भैया में मालूम था कि फिराक गोरखपुर के बहुत बड़े शायर हैं, और यदि आप गजल गा रहे हैं या गजल गाना चाहते हैं तो आपको कम से कम हिंदुस्तान के 10-12 शायरों की गजलों की मालूमात होनी चाहिए। घिसी पिटी कुछ गजलें थी जो गालिब की भी वही गाते थे, मोहम्मद वही गाते। अंदर जी को बताया यहाँ यूनिवर्सल में आई उस जमाने में, और जनपद में एक होता था मेफेयर के बगल में, वहाँ पे मैं, लेकिन बेस्ट इन्हीं के पास कलेक्शन मिलता था। और यहाँ से किताबें प्रकाश पंडित जी के उस जमाने में जो उर्दू के तर्जुमे की थी, उनको ले जा करके 18 साल का बच्चा यदि मजाज की नज्म को याद कर रहा है, पढ़ रहा है, उस जमाने में हम लोग सोचिए, आज शायद हमने इसको कभी गाया नहीं है, कभी मंच की जरूरत नहीं पड़ी, लेकिन अभी भी रटी हुई है वो नौखेज नूरा, वो एक बिनते मुंह आंखें, वो गेसुए पुरखम, वो एक नर्स थी चारागर जिसको कहिए मदावाए दर्द जिगर जिसको कहिए, जवानी से तिफली गले मिल रही थी, कली खिल रही थी, हवा चल रही थी। पूरी ये हम लोगों को, क्योंकि उस समय आज जो आपको लगता है कि कैसे, क्योंकि किताबें इसलिए इतनी जरूरत कि आप सब सोशल मीडिया करना है जो करिए, लेकिन आंखों से अक्षर पढ़ने से जो मन की प्यास से कभी नहीं पूछ सकती। यहाँ भी मैं कल फिर से खरीद के ले गई हूँ, अब तो दादा दादी हम लोग बन गए, तो हम लोग बच्चों का साहित्य ले गए, और मैं एनबीटी को इस बात के लिए बहुत दाद दूंगी। बच्चों का सेक्शन बहुत खूबसूरत है। सारे पब्लिशर्स ने अपनी बात बच्चों की इतनी ज्यादा किताबें रखी, और जैसा कि वो बता रहे थे कि पेरेंट्स बच्चों के साथ लेकर के आते हैं, बच्चे माँ बाप के संग पीछे पढ़ के आते हैं, तो उसी पीढ़ी नानी की तरह हम लोग भी वही किताबें खरीदेंगे। लेकिन बाकी जो खरीदना था, तो हम लोगों ने शायरों की किताबें, कल मजाज की आज पर में आई है, खरीदी। इतने पुस्तक दिल्ली में भी रखते, वहां पे मैं जितने राइटर्स थे तो ठीक है, 2 सवाल ले लेंगे। नमस्कार मैम, और बेशक आपके कंठ में माँ सरस्वती का साक्षात वास है। मेरा सवाल ये है कि लोक संस्कृति की बात कहती है, जीवन शैली का दर्पण है, लेकिन क्या आपको लगता है कि वर्तमान काल के परिवेश में हम लोग संस्कृतियों से दूर होते जा रहे हैं? संस्कृति क्या है पहले लोक संस्कृति, यानी आप जो आपकी जो सोच है, जो आपकी तबीयत है, तहजीब है, आपकी परवरिश है, आप जो बोल रहे हैं, जो पढ़ रहे हैं, जैसे जी रहे, वही एक व्यक्ति मिल करके सब संस्कृति का निर्माण होता है। लोक संस्कृति सिर्फ गांव में बसने वाली कोई चीज नहीं है, आप भी इसका हिस्सा है। ये जो है ये भी संस्कृति, लोक संस्कृति का हिस्सा है, क्योंकि हम प्रतिपल कुछ न कुछ रच रहे हैं। खत्म होती जा रही है, आप ये पूछ रही थी जी, क्या ऐसा लगता है कि आगे बढ़ पाएगी क्योंकि चीजें खत्म हो रही है? क्या नहीं, क्या चीज खत्म? मुझे तो कुछ खत्म होते नहीं दिखता। हाँ बिल्कुल, मुझे कुछ खत्म होते नहीं दिखता। अभिव्यक्ति के तरीके बदल सकते हैं। आज जब से देखिए सोशल मीडिया है, लोगों को लगा कि अब लोग फेसबुक आया, लोग लिखने लगे, तो लोगों ने कहा किताबें बंद हो जाएंगी। हर पुस्तक मेले में रिकॉर्ड भीड़ आती है पहले की अपेक्षा। लोग जब हिंदी का उनको की पैड मिला लिखने का, लोग वो चीजें लिखने लगे, वो चीजें दिखाने लगे। कभी लाइब्रेरी में बताना पड़ता था कि धोबिया लोक विधा क्या है। जब से डिजिटलाइजेशन हुआ, एक गांव में लड़का बोलता, अरे हमरो घरे तो यही के धोबिया कल जाला, ए बाबू तनी नाच के दिखावा, तनी लोगन के दिखाई। और उसने एक अपना रील बना दी या वीडियो अपलोड कर दिया, उस पे पोस्ट लिख दी। आज मैं देखती हूँ बड़े गर्व से लोग अपनी दादी के संग छठ का गाना रिकॉर्ड कर रहे हैं, उस पर बड़ा अभिमान महसूस कर रहे हैं। प्रोजेक्शन बदल गया है, दिखाने के तरीके बदल गए हैं। लेकिन ये देश है, इतने हजारों साल में नहीं बदला, कुछ नहीं बदलेगा। तरीके से आप मत घबराइए, तरीके को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। जो गंगा कभी गंगोत्री से जब बहना आरंभ हुई, कभी किसी ने सोचा था कि इतने बांध बन जाएंगे? बांध बनवाना मजबूरी थी, कहीं बाढ़ कहीं सूखा था, इसलिए उसका कहीं शारदा नहर है, कहीं गंगा कैनाल है, अपर कैनाल है, ये बोलते हैं ना।
सब गंगा के रूप है, उन्हें एक्सेप्ट करना पड़ा क्योंकि सबकी भलाई इसमें थी। तो आप अपने परिवेश, अपने परिवार, क्योंकि संस्कृति पूरे परिवार से, बोली से, खान पान से, पहनावे से बनती है। अब आप कोई सोचे तो मैं आज तो देखती हूँ मैं गांव में लड़कियां ज्यादा जीन्स पहनती हैं, मैं आपको बता रही हूँ। आप वहाँ गांव की बारात देखें, वहाँ ज्यादा डीजे का चलन पाएंगे। यदि आप गांव में जाकर के पूछें कि मुझे कुमार गीत सुनना है तो शर्मा कर बताएंगे भी। आप समझ रहे मैं क्या कह रही हूँ? तो परिवेश, भोजन, सोच विचार, गायन या बोलना, सब कुछ आपकी उसी तहजीब या संस्कृति का ही हिस्सा है, कुछ बदल नहीं रहा। यदि आप सचेत हैं तो मान के चलिए दूसरा भी सचेत है। आप नहीं खो रहे, दूसरा नहीं खोएगा। क्या बात है, एक बार जोरदार तालियां। एंड लास्ट क्वेश्चन, अच्छा आप भी बोले थे, चलिए जल्दी जल्दी अपने दोनों लोग प्रश्न रख दीजिए। मान लीजिए मेरा प्रश्न नहीं है, बस एक फरमाइश है। साहित्य की बात हुई, आपने चांदनी छुप छुप जई हो अटरिया नहीं गाया, उससे बड़ा साहित्य आप क्या ही। मुझे बहुत पसंद है, आपको पता है मुझे बहुत पसंद है वो। ना गाने आपसे छूट सकते हैं, ना आपके फैन आपको छोड़ सकते हैं। और आप क्या करे तो भैया? मेरी एक रिक्वेस्ट थी, मैं आपको पहले प्रणाम करता हूँ। मैं उत्तर प्रदेश के 3 वृद्धाश्रम चलाता हूँ और मैं चाहता हूँ कि हमारे जो देश की जो दादियाँ हैं, जिनसे आपने बहुत बार वर्णन किया अभी, तो उनके कुछ लोकगीत हैं जो शायद वो ख़त्म हो जाएंगे क्योंकि उनके परिवार ने भी शायद वहाँ छोड़ रखा है। मैं चाहता हूँ सोच रही है के तहत आप ऐसे कोई वर्कशॉप्स हमारे यहाँ करते रहें। और अभी प्रयागराज में ही हमारा वृद्धाश्रम और 120 बुजुर्ग हैं, तो कभी ऐसा मौका मिले तो उनके साथ वो लोकगीत समाज में आए, मेरा ये गुजारिश है। धन्यवाद। एक एक दादी अपने आप में धरोहर उठाती है। मैं तो कल मैंने यही चीज अपनी पोस्ट की थी, दादी के गाने सुनते नहीं, बुलवार से बुलाकर गाना सुनते हैं। बस उसी लिए धन्यवाद। मैं गाना सुना दूंगी जो आपने बोला, बिल्कुल अपने आप में साहित्य है, इतना बड़ा साहित्य है कि यहाँ पे एनबीटी को भी मैं यहाँ पे घोषणा जरूर कर दूँ। यहाँ पर एनबीटी के लोग सुन रहे हो तो मैं किताब लिख रही हूँ जो मुझे लगता है 1.5-2 महीने में आ जानी चाहिए, और पूरी हो गई है लगभग, उसका 10% शायद बचा है। उसमें इस गाने का पूरा लंबा डिस्क्रिप्शन है और वो मैंने इसी सोच पे लिखी है कि कैसे कोई भी गाना मुझे क्यों इंस्पायर करता है, कोई भी गाना उसमें कौन सी बात है जो लगता है कि जब गाऊं तो लगता है कि कोई औरत आकर के बात कह रही है क्योंकि ऐसा हुआ था। तो ये गाना भी जो है दरअसल आप बीती है बहुत सारी हमारी पुरखिनों की, उनमें हम लोग भी शामिल हैं क्योंकि अब हमारी शादी 88 में हुई थी, तो हम लोग भी अब प्राचीन हो चले हैं। जब बहू थे तब तो बिल्कुल प्राचीन काल की बात हो गई। चांदनी छिप छिप जई हो अटरिया, 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 दिन की बैरन सास ननदिया, रात की जुन हैया अटरिया, रात की जुन हैया। नए बच्चों को पता है जुनहाई किसे कहते हैं? नहीं पता है, साहित्य पढ़ो इसलिए किताब खरीदो। चांदनी दिन की बैरन सास ननदिया, और रात को ये अटरिया पे चांदनी रात की, जैसे कल पूर्णिमा थी ना, कल के लिए बिल्कुल मुफीद गाना। हाँ अरे पैर दबाए मैंने सासु सुआए दिनों, पैर दबाए मैंने सासु सुआए दिनों, जेठा बड़े हैं गवैया अटरिया, जेठा बड़े हैं गवैया अटरिया, खास खखार मैंने जेठा विदा की, खास खखार मैंने जेठा को सैन दिनों, इशारा किया मैंने जेठ को कि बहू है। ननदी बड़ी है लड़ैया अटरिया, ननदी बड़ी है लड़ैया अटरिया, कंगना पहनाए मैंने ननदी विदा की, कंगना पहनाए मैंने
ननदी विदा कीनो, देवरा बड़े हैं पढ़ैया अटरिया, देवरा बड़े हैं पढ़ैया अटरिया, घड़िया पहनाए मैंने देवरा विदा कीनो, रोवन लागे ललना अटरिया, रोवन लागे ललना अटरिया, दूध पिलाए मैंने ललना सुआए दिनों, दूध पियाए मैंने ललना सुआए दिनों, बोलन लागी चिड़ैया अटरिया, बोलन लागी चिड़ैया अटरिया, चांदन छिप छिप जइहो अटरिया। जोरदार। जो गाँव में बसते रहे हैं और बहुत सारे लोगों के बीच में एक छोटी सी अटारी में जॉइंट फैमिली का महत्व समझते हैं, वो जानेंगे कि पूरी रात जब नायिका अपने पति से मिलने के लिए तरसती रही और भोर हो गई और फिर से सुबह का क्रम दिन का शुरू हो गया। बिल्कुल सही कहा, इससे बड़ा साहित्य क्या होगा। इस पर मैंने पूरा चैप्टर लिखा है। क्या बात है। तो इस किताब का भी बहुत तेजी से इंतजार। जी प्लीज। ये अपने आप तो कहेंगे नहीं, मैं मुजफ्फर साहब के लिए आप लोगों से कहना चाहती हूँ, आज भी वो जितना पढ़ते हैं रोज, अच्छा कोई नहीं पढ़ता होगा रोज जितना मुजफ्फर साहब रोज पढ़ते हैं। आप सोचिए कि मेरी बहुत खुशनसीबी रही है कि उनका हाथ मेरे ऊपर पड़ा। मैं उनको उस्ताद का दर्जा देती, मैं इसीलिए उनके पाँव छूती हूँ। और आज भी जब हम लोग नया कोई भी प्रोग्राम या इवेंट की तैयारी करते हैं, वे हमेशा नया दीवान न जाने कहाँ से भूले बिसरे किन सूफी रचनाकारों के दीवान लाके उर्दू से हिंदी में उनका तर्जुमा करना, टिक करना, पढ़ना, खुद समझना, मुझे समझाना। धुन तो ऐसे बन जाती है, लेकिन उसके पहले 6 घंटा जो बात समझते हैं हम लोग, जो अर्थ हमें नहीं समझ में आ रहा है, कुछ हम लोगों ने प्योर फारसी में किए हैं, जो हम लोगों ने खुसरो के फारसी में हिंदी का तर्जुमा, उसको समझना, मुझे समझाना, उस शक्ल तक ले जाना, क्योंकि जब तक मैंने नहीं देखा तो वो उस राव में मैं कैसे बहूंगी, मैं नहीं कह पाई तो लोगों को कहाँ वैसे उस मंजर को दिखा पाऊंगी। तो पढ़ना और ये सब चीजें मुझे हमेशा लगता है उस्ताद से, इसीलिए आप लोग जिंदगी भर छात्र बने रहे, जिंदगी भर तालीम लेते रहे, इससे बड़ी जिंदगी में कोई नियामत नहीं। मैं तो आपसे मेरा जुड़ाव हुआ और मैंने आपसे ये बड़प्पन सीखा कि इंसान कोई भी दूसरों के लिए खुद की ग्रोथ करनी है, तो रोज पढ़ना चाहिए। रोज आप कितने अमीर होना है तो मुजफ्फर अली साहब क्या बात है। सो बहुत सारा प्यार, बहुत सारी बातें, और मुझे लगता है कि आज की शाम अवध जो है बस यहीं से शुरुआत होगी। और क्योंकि जितने भी लोग हैं जो जुड़े हैं और बैठे हैं यहाँ पर, मैं चाहता हूँ, क्योंकि आप आ भी गई हैं यहाँ पे, और लोग की जो मेहंदी है जिसको आप तोड़ती भी हैं, उगाती भी हैं, पीसती भी हैं, रचाती भी हैं, बसाती भी हैं, देशज आ रहा है, देशज का न्योता दे दीजिए, वो बहुत जरूरी है। क्योंकि इन लोगों को लगेगा कि अरे ये सेशन और चलता, तो देशज का न्योता आपके मुंह से मिल जाए तो मजा आ जाए। तो ये आधा काम यही हमारे करे दे रहे, हम तो बिल्कुल कलाकार आधा भुलक्कड़ इसीलिए होता है। भैया 22-23 को मेला है, करना का है देशज लोक कलाओं का उत्सव लोहिया पार्क में 4 बजे से 8 बजे रोज। आप लोग जरूर आइए, पूरे देश भर के कलाकार है। 22 को मास्टर सलीम प्रोग्राम देने आ रहे हैं। मुझे मालूम है कि दलजीत दोसांझ भी है, टिकट जिसको न मिले हमारे यहाँ जाना और हमारे यहाँ सलीम को सुन के वहाँ चाहे चले जाना, क्योंकि सलीम की माँ की भेंट या आप लोगों को अजोना दीदार मैया का, अजोना दीदार, तो आपको कमाल चीजें उस दिन सुनने को मिलेगी। और महाराष्ट्र से, असम से, केरल से, हर बार की तरह हरियाणा से, राजस्थान से, मध्य प्रदेश से कमाल के लोग कलाकार उपस्थित होंगे। तो सालाना जलसा है, आपका जलसा है 22 और 23 नवंबर लोहिया पार्क, जरूर है। बहुत बहुत धन्यवाद मैम यहाँ पर आने के लिए, और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, और एनबीटी को बहुत बहुत धन्यवाद आज के इस लोक और साहित्य में यहाँ पर रंग जमाने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद।